Hello students, today we will read chapter 3 of our English book New Images, Bravo Amir Agha, Where Kites Build Friendship, जहाँ पर पतंगे जो हैं वो दोस्ती करवाती हैं. Before reading the chapter, tell me one thing students, आप लोग गेम खेलते हो ना, चाहे ग्राउंड पे किसी टूर्नामेंट में या फिर स्कूल में वैसे ही या स्ट्रीट्स पर या घर पर. जब भी आप कोई गेम खेलते हो तो आपकी क्या फीलिंग्स रहती हैं उस समय? यू आर एक्साइटेड ऑलवेज ना, यू वांट टू विन दैट गेम ओनली. और जब स्टार्ट करते हो तब से ही जीतना चाहते हो, लेकिन जब आप उस गेम में जीत के बहुत करीब पहुंच जाते हो, है ना, जैसे फुटबॉल वगैरह का गेम हो और आपको केवल एक गोल करना हो आपकी टीम को, हाउ मच एक्साइटेड यू आर कि बस ये गोल हो जाए और मैं जीत जाऊंगा. आपको और कुछ भी नहीं दिखता है कि मुझे घर जाना है या छुट्टी का टाइम होने वाला है या अंधेरा हो रहा है. नथिंग एल्स, यू जस्ट थिंक अबाउट द गेम एंड द गोल, यू जस्ट थिंक अबाउट योर विनिंग. दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ एनी गेम बेटा. जब भी हम किसी कंपटीशन में होते हैं या किसी गेम में होते हैं और तो हम हमेशा उसको जीतना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी जीत हमारे पास आती जाती है हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जाता है. सेम फीलिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में भी ऐसी ही फीलिंग्स के बारे में बताया गया है, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके राइटर ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं. खालिद हुसैनी वॉज बोर्न इन काबुल, अफ़गानिस्तान. खालिद हुसैनी अफ़गानिस्तान के काबुल में, काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, वहाँ पर बॉर्न है और 1965 में इनका जन्म हुआ था. ही इज़ एन ऑथर एंड ए डॉक्टर. वो एक राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, लिखते भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं. ही हैज़ पब्लिश्ड 3 novels, नेमली द काइट रनर 2003, 1000 Splendid Suns 2007 एंड द माउंटेन ई-कोड 2013. उनके अभी तक 3 novels पब्लिश हुए हैं, जिनमें से पहला है काइट रनर जो कि 2003 में पब्लिश हुआ था. दूसरा है 1000 Splendid Sun जो 2007 में पब्लिश हुआ था. और तीसरा माउंटेन ई-कोड जो 2013 में पब्लिश हुआ था. ऑल हिज स्टोरीज रिवॉल्व्स अराउंड द सिटी ऑफ अफगानिस्तान. He is the founder of the Khalid Hosseini Foundation, which provides shelter and care to the people of Afghanistan. उनकी सारी स्टोरीज़ अफ़गानिस्तान के आसपास ही घूमती हैं. क्यों? क्योंकि बेटा जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो हम जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना. तो क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में रहते थे तो उनकी सारी कहानियाँ भी वहीं का हमको जो सीन है वो अवेलेबल कराती हैं. और उनकी एक इंस्टीट्यूशन है द खालिद हुसैनी फाउंडेशन भी उन्होंने एक स्थापित किया है, जिसमें कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों को रहने की जगह और देखरेख अवेलेबल कराती है. करेंटली ही लिव्स इन साउदर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अभी वो अफ़गानिस्तान में नहीं रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया में रहते हैं. Now about this story. Bravo Amir Agha is an extract taken from the Kite Runner published in 2003. अभी हमने पढ़ा था ना, खालिद हुसैनी का नावल काइट रनर 2003 में पब्लिश हुआ था. उसी में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जो कि हमारा ये चैप्टर है ब्रेवो आमिर आगा. द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द बॉन्ड बिटवीन 2 friends, आमिर एंड हसन. While Amir is from a wealthy family in Afghanistan, Hassan is the son of a सर्वेंट हु वर्क्स फॉर आमिर्स फैमिली. ये जो कहानी है ये 2 दोस्तों की दोस्ती पर आधारित है जिनके नाम है आमिर और हसन. जहां आमिर अफ़गानिस्तान के एक अमीर परिवार का लड़का है, वहीं हसन उसी परिवार में काम करने वाले एक सर्वेंट का बेटा है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये जो कहानी है ये अफ़गानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में घूमती है, यानी कि वहीं का सीन हमें दिखाती है. दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड टुगेदर एंड दिस एक्सट्रैक्ट शोज वन ऑफ दोज डेज व्हेन दे टेक पार्ट इन अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन. उन दोनों दोस्तों ने अपना बचपन साथ में गुजारा था और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पार्ट है उनकी कहानी का, वो हमें उन दिनों के बारे में बताता है जब उन्होंने काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था.
काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। इमेजिन स्टूडेंट, कैसा सीन होता है। छतों पर बहुत से लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग, जिनमें से कुछ लोग पतंगे उड़ा रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगे पूरे आसमान में छाई हुई हैं। और क्या होता है, जब इतनी सारी पतंगे उड़ती हैं तो पतंगे कटती भी हैं, कट के गिरती भी हैं, और बच्चे काइट रनर्स उन्हें लूटने के लिए, उन्हें लेने के लिए उनके पीछे दौड़ते भी हैं। तो पतंगे जब कट के गिरती हैं तो कुछ पतंगे गलियों में नीचे की तरफ गिरती हैं और कुछ पतंगे छतों पर ही गिरती हैं। तो बेटा, जहाँ की ये कहानी है, कभी कभी छतें इतनी आसपास होती हैं कि एक छत से दूसरी छत पे जाना बहुत आसान होता है। तो काइट रनर्स जो है छतों पे और गलियों में पतंगों को लूटते हुए पतंगों के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, और 50 लोग पतंगे उड़ा रहे हैं और रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ रही हैं। इस टाइप के सीन में ये हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। Up and down the streets, kite runners were returning triumphantly, their captured kites held high. स्ट्रीट्स में ऊपर और नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया, छतों पे भी और गलियों में नीचे सड़कों पर भी, काइट रनर्स वर रिटर्निंग ट्रिम्फेंटली। ट्रिम्फेंटली मीन्स जीत के एहसास के साथ। काइट रनर्स वो बच्चे या वो लोग जो कटी हुई पतंगों को लूटने के लिए उनके पीछे भागते हैं। तो गलियों में ऊपर और नीचे काइट रनर्स जो है वो जीत के एहसास के साथ लौट रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों में अपनी पकड़ी हुई पतंगे, या यूँ कहें कि लूटी हुई पतंगों को ऊंचा पकड़ रखा है। क्यों ऊंचा पकड़ रखा है? दे शोड दैम ऑफ टू देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स। वो अपनी उन पतंगों को अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं। वो घर से दौड़ते हुए गए थे उन पतंगों को पकड़ने के लिए, और अब उन्हें वो पतंगे मिल गई है, तो वो अपनी जीत को सबको दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए हाथ में पतंग को ऊंचा पकड़ के वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। बट दे ऑल न्यू द बेस्ट वॉज येट टू कम। लेकिन वो सब जानते हैं कि बेस्ट पार्ट है जो है वो अब आने वाला है। द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वॉज स्टिल फ्लाइंग। सबसे बड़ा जो प्राइज़ है वो अभी भी उड़ रहा है। मीन्स जो पतंगें आसमान में उड़ रही हैं, सबसे बड़ा प्राइज़ उनमें से किसी को ही मिलने वाला है। आई स्लाइज्ड अ ब्राइट येलो काइट विद अ कॉइल्ड वाइट टेल। मैंने भी एक ब्राइट येलो कलर की काइट को स्लाइस कर लिया है। मीन्स मैंने उसे काट लिया है, यानी उसे मैंने अपनी पतंग से काट दिया है, जिस पर कि एक वाइट कलर की टेल है। टेल होती है ना बेटा, पतंग के पीछे लंबा सा कपड़ा या पेपर लगा हुआ होता है। कॉइल्ड टेल मीन्स ऐसे राउंड राउंड हुई हुई टेल। तो मैंने भी एक ब्राइट येलो कलर की काइट को, पतंग को काट लिया है, और जिसकी एक वाइट टेल है। इट कॉस्ट मी अनदर गैश ऑन द इंडेक्स फिंगर। इट कॉस्ट मी यानी मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यानी जब मैं उस पतंग को काट रहा था तो बदले में क्या हुआ, उसका जो धागा था, आप जानते हो ना पतंग का मांझा बहुत ही मजबूत और तीखा होता है, उससे हमारी उंगलियों पे कट भी लग सकता है। तो यही हुआ आमिर के साथ। उसने उसकी इंडेक्स फिंगर पे एक और घाव दे दिया था। गैश मीन्स अ वाउंड विच इज़ डीप एंड ओपन। गैश का मतलब एक ऐसा घाव जो कि थोड़ा गहरा है और खुला हुआ घाव है, यानी अच्छा खासा गहरा घाव उसकी उंगली पर। अनदर मीन्स एक और, दैट मीन्स पहले से एक घाव था और ये एक येलो कलर की पतंग काटने के चक्कर में एक और घाव उसकी उंगली पर हो गया था। एंड ब्लड ट्रिकल डाउन इनटू माय पाम। और खून जो है वो बूंद बूंद करके मेरी हथेली पर बहने लगा था। आई हैड हसन होल्ड द स्ट्रिंग and sucked the blood dry, blotted my finger against my jeans. मैंने अपना धागा हसन को पकड़ा दिया और अपनी फिंगर को अपनी जीन्स पे रगड़ दिया, जिससे कि जो ब्लड है वो जीन्स सोख ले और मेरी उंगली सूख जाए। Within another hour, the number of surviving kites dwindled from maybe 50 to a dozen. विदिन अनदर आवर, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर जो सर्वाइविंग काइट्स थी, यानी कि जो जीतने के लिए संघर्ष करती हुई उड़ती हुई पतंगे थी, वो ड्विंडल हो गई थी। मीन्स उनका नंबर डिक्रीज़ हो गया था। ड्विंडल मीन्स कम हो जाना, नंबर डिक्रीज़ हो जाना। तो काइट्स जो है वो बहुत कम हो गई थी। और उसने कुछ आइडिया भी बताया है कि मे बी 50 to a dozen, यानी इस घंटे की शुरुआत में अगर 50 थी तो 1 घंटे के अंदर ही इतनी काइट्स कट चुकी हैं कि अब केवल 12-13 ही बची हैं। आई
वॉज वन ऑफ दैम। आई हैड मेड इट टू द लास्ट डजन, और मैं भी उनमें से एक था। मैं यहाँ तक आने में कामयाब हो गया था। मीन्स मैं अभी तक अपनी पतंग को बचा लाया था, उसे मैंने कटने नहीं दिया था, और लास्ट के 1 डजन तक भी मैं कंपटीशन में बना हुआ था। आई न्यू दिस पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वुड टेक अ वाइल। मुझे पता था कि टूर्नामेंट का ये जो पार्ट है अब इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज द गाइज हु हैड लास्टेड दिस लॉन्ग वर गुड। क्योंकि वो लोग, वो गाइज, वो कंपिटिटर्स जो कि अभी तक बचे रह चुके थे, जिन्होंने इतनी देर तक अपनी पतंग को बचा लिया था, वो सच में बहुत अच्छे काइट फ्लायर्स थे। They wouldn't easily fall into simple traps like the old lift and dive, हसन्स फेवरेट ट्रिक। वो इतने अच्छे काइट फ्लायर्स थे कि वो आसानी से ऐसे सिंपल ट्रैप्स में फंसने वाले नहीं हैं, जैसे कि लिफ्ट एंड डाइव ट्रिक है जो कि हसन की फेवरेट है। अब लिफ्ट एंड ड्राइव ट्रिक कौन सी होती है बेटा? इसमें क्या करते हैं, जब पतंग उड़ती है तो उसका धागा बहुत सारी ढील छोड़ते हैं और वो पतंग काफ़ी ऊंची चली जाती है, फिर एकदम से धागे को फिर से खींचते हैं तो पतंग का एक लूप बनता है और उस लूप में दूसरी पतंगें फंस जाती हैं और फिर कट जाती हैं। तो ये बहुत ही पुरानी और सिंपल सी ट्रिक है पतंग काटने की। तो आमिर कह रहा है कि दे वुडंट ईजिली फॉल इनटू सिंपल ट्रैप्स लाइक द ओल्ड लिफ्ट एंड डाइव, हसन्स फेवरेट ट्रिक। ये जो लिफ्ट एंड डाइव ट्रिक है ये हसन की फेवरेट ट्रिक है और बहुत ही पुरानी ट्रिक है, लेकिन वहीं पर बहुत सिंपल भी है। तो उससे पता था कि ये जो काइट फ्लायर्स इतनी देर से पतंग उड़ा रहे हैं और अपनी पतंग को बचा पाए हैं, वो ऐसे सिंपल वाली ट्रिक से फंसने वाले नहीं हैं। मीन्स अब अगर कंपटीशन में बने रहना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। By 3 o'clock that afternoon, tufts of clouds had drifted. अब दिन के 3 बज चुके थे और क्लाउड्स के झुंड बन चुके थे। And the sun had slipped behind them. Now sun can't slip, okay? But this is the beauty of writing. This is the beauty of language. The writer says बादलों का जो झुंड था वो इकट्ठा हो गया था और सन उनके पीछे छुप गया था। That means 3 o'clock के बाद हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी और सूरज छिप जाने से हल्की सी ठंडक होने लगी। शैडोज़ स्टार्टेड टू लैंदन। जैसा कि आप जानते हो मॉर्निंग में और इवनिंग में हमारी जो शेडोज़ होती है वो लॉन्ग होती हैं और दोपहर होते होते हमारी शेडो शॉर्टेस्ट हो जाती है। तो अब फिर से हमारी शेडोज़ जो है उनकी वो लेंदी होने लगी थी। इस तरह से द राइटर वांट्स टू से कि शाम होने लगी थी। सो द स्पेक्टेटर्स, जो व्यूअर्स थे, द स्पेक्टेटर्स ऑन द रूफ्स बंडल्ड अप इन स्कार्व्स एंड थिक कोट्स। जो देखने वाले लोग जितने भी छतों पे खड़े थे उन्होंने अपने आप को बंडल्ड अप कर लिया था स्कार्व्स में और थिक कोट्स में। वी वर डाउन टू हाफ डजन एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग। अभी तक क्या हुआ था, डजन से भी वो हाफ डजन, ओनली 6-7 क्लाइट्स थी। एंड आमिर इज सेइंग कि मैं अभी तक पतंग उड़ा रहा था। मेरे पाँव दुखने लगे थे, मेरी नेक जो है वो स्टिफ हो गई थी, कड़क हो गई थी, मुझे ऊपर नीचे करने में नेक को दिक्कत आ रही थी। लेकिन हर कटती हुई पतंग के बाद मेरे दिल में जो आशा थी, जो उम्मीद थी जीतने की, वो बढ़ती ही जाती थी। जैसे कि किसी वॉल पे एक छोटा सा स्नोफ्लेक टिकता है, फिर उसके ऊपर एक और, फिर एक और, ऐसे करके स्नो बढ़ती ही जाती है और पूरी दीवार को घेर लेती है। ऐसे ही मेरे दिल में हर कटती हुई पतंग के साथ उम्मीद बढ़ती जाती है। माई आइज़ केप्ट रिटर्निंग, लेकिन मेरी आंखें बार बार एक ब्लू काइट की तरफ बढ़ जाती हैं जो कि रीकिंग हैवॉक फॉर द लास्ट ईयर। हैवॉक मीन्स तूफ़ान मचा देना। पिछले 1 घंटे से जिसने तूफ़ान मचा रखा है बहुत ही तेज़ी के साथ। काइट कैसे तूफ़ान मचा सकती है? बहुत सारी काइट्स को कट करके। तो इस ब्लू काइट ने बहुत सारी काइट्स को काट दिया है। मैंने पूछा हाउ मेनी हैज़ ही कट, कितनी काइट्स काट दी हैं उसने? तो हसन ने कहा मैंने 11 गिनी हैं। डू यू नो हुज इट माइट बी, क्या तुम्हें पता है ये किसकी होंगी? हसन क्लग्ड हिज टंग एंड टिप्ड हिज चिन। उसने अपनी टंग को क्लग्ड किया, कैसे करते, हम लोग मना करते ना कभी ऐसा, और अपनी जो चिन थी उसको टिप किया। ये उसका ट्रेडमार्क था, उसका गेस्चर था, उसका तरीका था एक, जिसको वो हमेशा किया करता था जब उसको ये कहना होता था कि नो आइडिया, मुझे बिल्कुल पता नहीं। द ब्लू काइट स्लाइज्ड अ बिग पर्पल वन एंड स्वेप्ट ट्वाइस इन बिग लूप्स।
अब ब्लू काइट ने एक बहुत बड़ी पर्पल काइट को भी काट दिया था 2 लूप्स में। उसने 2 बार लूप किया और एक बड़ी सी पर्पल काइट को काट दिया था। 10 minutes later he had cut another 2, sending hordes of kite runners racing after them. अगले 10 मिनट्स में उसने 2 और पतंगों को काट दिया था, और पतंग काटने से क्या हुआ था, जितने भी काइट रनर्स थे वो उन पतंगों के पीछे भागने लगे थे। After another 30 minutes, only 4 kites remained. 30 मिनट्स और निकल जाने के बाद अब केवल 4 काइट्स थी, एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग, और आमिर अभी तक पतंग उड़ा रहा था। इट सीम्ड आई कुड हार्डली मेक अ रॉन्ग मूव एज इफ एवरी गस्ट ऑफ विंड ब्लू इन माई फेवर। आमिर को आज लग रहा था कि आज तो मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि हवा का हर झोंका मेरे ही फेवर में बह रहा है, यानी कि वो मेरी ही मदद कर रहा है। मुझे जैसे चाहिए वैसे ही हवा चल रही है। आई वुड नेवर फेल्ट सो इन कमांड, सो लकी इट फेल्ट इंटॉक्सिकेटिंग। मुझे इतना लकी और इतना इंटॉक्सिकेटिंग कभी भी फील नहीं हुआ जैसा आज पहली बार फील हो रहा है। मैं कुछ भी और सोच नहीं पा रहा हूँ। इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स हम कुछ और नहीं सोच पाते हैं सिर्फ अपनी जीत के अलावा। तो आमिर को कभी भी ऐसा पहले फील नहीं हुआ था। I didn't dare look up to the roof, didn't dare take my eyes off the sky. I had to concentrate, play it smart. मैं बिल्कुल भी छत की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं अपनी आइज़ को स्काई से बिल्कुल हटा नहीं रहा हूँ। मीन्स आई एम नॉट लुकिंग हेयर एंड देयर, जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द काइट, और मुझे ये गेम बहुत ही स्मार्टली खेलना है। Another 15 minutes and what had seemed like a laughable dream that morning had suddenly become reality. अगले 15 मिनट्स में वो हुआ जो कि अगर मैं मॉर्निंग में किसी को बोलता ना तो वो हंसने वाला ड्रीम होता। कोई हंसता कि हाँ 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 ठीक है, तुम ये सपना देख रहे हो, बट लेकिन अभी ये रियलिटी में बदल गया है। मतलब ऐसा तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था जैसा कि रियलिटी में हो गया है। ये आमिर कहना चाह रहा है कि सुबह तक अगर मैं किसी को अपना ये सपना भी बोलता तो वो इस पर हंसता, बट नाउ इट्स अ रियलिटी। क्या रियलिटी थी? इट वॉज जस्ट मी एंड द अदर गाय। अब सिर्फ मैं था और एक दूसरा लड़का था, और वो दूसरा लड़का कौन था? द ब्लू काइट। The tension in the air was as taut as the glass string I was tugging with my bloody hands. अब एयर में टेंशन उतना ही था, उतना टाइट था। टॉट मीन्स बहुत टाइट टेंशन था, इतना टेंशन था जितना कि मैंने उस मांझे को अपने हाथों पे ब्लडी हैंड्स के ऊपर बांध रखा था। ब्लडी हैंड्स, यू रिमेंबर ना, उसको चोट लगी हुई थी तो ब्लड जो था उसकी पाम पे बह रहा था, तो वो जो ब्लडी हैंड्स था, दाग लग गया था। अभी तो ब्लड नहीं होगा ना इवनिंग तक तो, बट इट वॉज ड्राइड एंड द स्ट्रेन वॉज देयर। तो ब्लडी हैंड्स के ऊपर मैंने जितनी टाइटली वो धागा लपेट रखा था उतना ही टाइट टेंशन था एयर में। पीपल वर स्टॉम्पिंग देयर फीट, क्लैपिंग, विसलिंग, चैंटिंग, बोबरेश बोबरेश, कट हिम कट हिम। लोग जो है अपने पाँव पटक रहे थे, वो क्लैपिंग्स कर रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे। बोबरेश मीन्स काट दो काट दो। I wondered if Baba's voice was one of them. Music blasted. मुझे बहुत ताज्जुब होता अगर बाबा की यानी कि मेरे फादर की वॉइस भी उसमें से एक होती। तभी म्यूज़िक बजने लगा। लोग इतने खुश हुए, एक्साइट हो गए कि उन्होंने म्यूज़िक चलाना स्टार्ट कर दिया। और म्यूज़िक चलाने के साथ ही क्या हुआ? द स्मेल ऑफ स्टीम्ड मंटू एंड फ्राइड पकौड़ा ड्रिफ्टेड फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड ओपन डोर्स। वो लोग सब रूफ टॉप्स पे थे ना, तो उनके खुले दरवाज़ों से ये सब खाने पीने की चीज़ों की खुशबू पूरी हवा में फैलने लगी। बट ऑल आई हर्ड, ऑल आई विल्ड माई सेल्फ टू हियर, मीन्स आमिर कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी सुना, मैं जो कुछ सुनने को तैयार था वो था केवल मेरे सर में घूमता हुआ ब्लड। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में ब्लड घूम रहा है और मुझसे कह रहा है विक्ट्री विक्ट्री, आई वॉन्ट टू विन। एंड ऑल आई सॉ वॉज द ब्लू काइट। जो कुछ मैं देख पा रहा था, ऑल आई स्मेल्ड वॉज विक्ट्री, वो थी केवल ब्लू काइट। और जो मैं सोच पा रहा था, जो सूंघ पा रहा था, वो थी केवल अपनी विक्ट्री, salvation, redemption. Here its meaning is the state of being freed from one's sin,
एंड द स्टेट ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम अ सिन, किसी पाप से बचाया जाना या पाप से फ्री हो जाना, मीन्स उस सिचुएशन में जब पर्सन बहुत खुश होते हैं उतना ही खुश मैं आज हूँ. इफ़ बाबा वॉज रॉन्ग एंड देयर वॉज अ गॉड, अगर बाबा गलत कहते थे और अगर भगवान होते हैं, लाइक दे सेड इन स्कूल, जैसा कि हमारे स्कूल में कहा जाता है कि भगवान होते हैं, अगर सच में भगवान है तो वो मुझे ज़रूर जिताएंगे. मैं नहीं जानता कि वो जो दूसरा लड़का है वो किस लिए खेल रहा है, हो सकता है सिर्फ अधिकारों को पाने के लिए, लेकिन मेरा ये एक ही चांस था जिससे मैं ऐसा बन सकता था कि जिसकी तरफ लोग देखें, क्योंकि शायद वो एक ऐसा लड़का था जो कि नॉट सीन, लिसन टू, नॉट हर्ड, जिसकी तरफ कोई देखता नहीं था. समटाइम्स ही फील्स ओनली, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वी ओनली फील. तो द बॉय वॉज ऑल्सो फीलिंग कि मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरी तरफ कोई नहीं देखता है. तो ही जस्ट वॉन्ट टू बी नोटिस्ड, कि अब से लोग मुझे नोटिस करने लगेंगे कि देखो ये वही आमिर आगा है जिसने काइट फ्लाइंग कंपटीशन विन किया था. सो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू विन. इफ़ देयर वॉज अ गॉड ही वुड गाइड द विंड्स, अगर यहाँ पर भगवान है तो वो विंड्स को गाइड करेंगे, यानी हवा को वैसे ही चलाएंगे जैसे कि मुझे चाहिए. विद द टग ऑफ माई स्ट्रिंग आई हैड गट लूज माई पेन, वो जो स्ट्रिंग को मैंने लपेट रखा था अपने हाथ पे, उससे जो मुझे दर्द हो रहा था मैं उससे निजात पा सकूं. मीन्स मेरे हाथ पे पतंग का धागा है और पतंग का कंपटीशन जीत कर मैं जो एक अननोटिस्ड होने का जो अपना दुख है उससे दूर कर सकूं. आई हैड एंड्योर्ड टू मच, कम टू फार, इसे जीतने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है. एंड सडनली जस्ट लाइक दैट होप बिकेम नॉलेज, और अचानक से बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी उसको उम्मीद थी, वैसा सच में हो गया. आई वॉज गोइंग टू विन, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ वैन, मैं जीतने ही जा रहा था, बस कब जीतूंगा इतना ही बाकी था. इट टर्न्ड आउट टू बी सूनर दैन लेटर, और अचानक से ऐसा हुआ कि ये लेट होने की बजाय और जल्दी हो गया. क्यों हो गया? अ गस्ट ऑफ विंड लिफ्टेड माई काइट एंड आई टुक एडवांटेज. एक हवा के झोंके ने मेरी पतंग को लिफ्ट किया, यानी आसमान में ऊंचा ले गया, और मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया. हाउ डिड ही टेक एन एडवांटेज? ही फेड द स्ट्रिंग, पुल्ड अप, लूप्ड माई काइट ऑन टॉप ऑफ द ब्लू वन. उसने अपने धागे को थोड़ा ढीला छोड़ा, फिर एकदम से खींचा और जो ब्लू काइट थी उसके चारों तरफ अपनी काइट से एक लूप बना दिया. आई हेल्ड पोजीशन, मैंने अपनी पोजीशन ली. द ब्लू काइट न्यू इट वॉज इन ट्रबल, नीली पतंग को पता चल चुका था कि वो अब मुसीबत में है. इट वॉज ट्राइंग डेस्परेटली टू मैनोवर आउट ऑफ द जैम, वो बहुत कोशिश कर रहा था इस जाम से, इस उलझन से बाहर निकलने की. बट आई डेंट लेट गो, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया. आई हेल्ड पोजीशन, मैंने अपनी पोजीशन बनाए रखी. द क्राउड सेंस्ड द एंड वॉज एट हैंड, पूरी क्राउड का जो सेंस था वो केवल एक हाथ के छोर पे आ गया था, यानी सब लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी पतंग को देख रहे थे. द कोरस ऑफ कट हिम ग्रू लाउडर लाइक रोमन्स चैंटिंग फॉर द ग्लैडिएटर्स. ये जो कोरस था कट हिम का, ये बहुत ही लाउडर हो गया, जैसे कि रोमन लोग चिल्लाते ना, ग्लैडिएटर्स टू किल यू आर ऑलमोस्ट देयर. जब ग्लैडिएटर्स मीन्स जो लोग होते हैं फाइटिंग के लिए ट्रेंड किए हुए, रोमन में उनको ग्लैडिएटर्स बोलते हैं. जब उनकी फाइट होती है तो लोग चिल्लाते हैं किल किल, मार डालो मार डालो. जस्ट लाइक दैट पीपल वर चैंटिंग काट दो, तुम जीतने ही वाले हो, आमिर आगा तुम जीतने ही वाले हो. हसन वॉज पैंटिंग, हसन जो है उसकी पीठ पे पैंटिंग कर रहा था, शाबाशी दे रहा था, काट दो. दैन द मोमेंट कैम, तब अचानक से वो मोमेंट आया. आई क्लोज माई आईज एंड लूजन माई ग्रिप ऑन द स्ट्रिंग, इट स्लाइज माई फिंगर्स अगेन एज द वाइन ड्रैग इट. मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने धागे पे से अपनी पकड़ जो है वो भी लूज़ कर दी थी. इसने मेरी उंगलियों को फिर से कट दिया क्योंकि हवा से धागा खिंच गया था. एंड देन आई डिडंट नीड टू हियर द क्राउड्स रोअर, लेकिन तब मुझे किसी भी क्राउड का रोअर सुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी. जानने के लिए
आई डिडंट नीड टू सी आइदर, और ना ही मुझे कुछ देखने की ज़रूरत थी ये जानने के लिए कि क्या हुआ था। क्यों ज़रूरत नहीं थी? बिकॉज हसन वॉज स्क्रीमिंग एंड हिज आर्म्स वॉज रैप्ड अराउंड माई नेक। हसन जो है वो चिल्ला रहा था और उसकी जो आर्म थी वो मेरी नेक के चारों तरफ लपेटी हुई थी। मीन्स हसन उसके गले लग गया था और चिल्ला रहा था, ब्रेवो ब्रेवो आमिर आगा, तुम जीत गए हो। रिमेंबर द थिंग, जब आप और आपके दोस्त कोई गेम जीत जाते हो तो कैसे गले लगकर खुशी मनाते हो। इन जस्ट दैट सेम वे आमिर एंड हसन वर ऑल्सो हैप्पी। थैंक यू।